हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का 13वें दिन का क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यहाँ 3 है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में वर्णन किया गया है। भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से 63 से अधिक भाषाएं विदेशी हैं। भारत के लगभग 46% से अधिक लोगों द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे तीनों कथन जो है हिंदी भाषा से सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। राजभाषा का अभिप्राय है राजकाज अर्थात राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश के राजकीय अथवा सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहा जाता है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त भाषा संबंधी अन्य उपबंध संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे 29, 30, 120, 210, 19, 394 का और 8वीं अनुसूची में भी किए गए हैं। भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से 63 से अधिक भाषाएं विदेशी है। भारत का विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र एवं सांस्कृतिक स्थिति इसकी भाषाई विविधता को सशक्त आधार प्रदान करती है। इसी कारण भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उसकी एक सर्वमान्य भाषा हो जो राष्ट्र के सभी नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने में सक्षम हो। भारतीय भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। और भारत के लगभग 46% से अधिक लोग द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के 9 से अधिक राज्यों में आम बोलचाल से लेकर सरकारी कामकाज में सफलतापूर्वक एवं सरलता से किया जा रहा है। कराइड में प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान। ये हिंदी भाषी राज्य हैं। कर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी। कर सभी प्रादेशिक भाषाओं में हिंदी को समझने व बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, जिसके कारण हिंदी राजभाषा का स्थान ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब देखते हैं 122 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 से 44 में है क्या। दूसरा है राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं का जो वर्णन है 345 से 47 में है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषाएं जो है अनुच्छेद 348 से 349 में है। और भाषा संबंधी विशेष निर्देश जो है 350 से 51 में है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सभी 4। कह रहा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का विरोध किया गया है। संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर बहस 11 से 14 सितंबर 1949 तक के दौरान हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में अपार जन समर्थन को देखते हुए संविधान सभा की नियम समिति ने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दिया था। मुंशी अयंगर फॉर्मूले के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 के उपबंधों को 4 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। राजभाषा भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 से 44, राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 से 47, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषाएं अनुच्छेद 348 से 349, भाषा संबंधी विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 से 51। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा जबकि देवनागरी को संघ की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 से हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा जबकि देवनागरी को संघ की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। पहला कथन सही है। दूसरा है इस प्रकार 26 जनवरी 1950 से हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा जबकि देवनागरी को संघ की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु शासकीय कार्यों के लिए संघ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली
संख्याओं का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। कर इस प्रकार 26 जनवरी 1950 से हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 342(2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्ष तक सभी सरकारी कामकाज एवं परियोजना के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। इस संबंध में संसद को विधि के निर्माण का अधिकार दिया गया है। कर इसी प्रावधान के अंतर्गत संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी ही, परंतु इसके साथ अंग्रेजी भाषा भी संघ के सभी राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाएगी। कर राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में यह व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। शासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए इससे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा एक संकल्प पारित करना होगा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। गैर हिंदी भाषी राज्यों के द्वारा पारित इस प्रकार के संकल्पों पर विचार करने के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा इसी प्रकार का संकल्प पारित करना होगा, तभी अंग्रेजी को राजकीय कार्यक्रमों के प्रयोग से बाहर किया जा सकता है। परंतु उपयुक्त प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में अंग्रेजी अपनी पहले की स्थिति में ही बनी रहेगी। अतः संघ की दूसरी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, क्योंकि यदि भारत का कोई एक गैर हिंदी भाषी राज्य भी अंग्रेजी के पक्ष में रहता है, तब भी अंग्रेजी भारत की सहायक राजभाषा के रूप में अस्तित्व में बनी रहेगी। ऐसा है हमारे संविधान में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य विधानमंडल को राज्य के कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है। दूसरा कथन है, राज्यों के द्वारा भाषा का चुनाव संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची तक ही सीमित है। तीसरा है, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। तो ध्यान देना है कि वाकई में ये चारों राज्य जो है, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। दूसरा कथन है यहाँ पे कि राज्यों के द्वारा भाषा का चुनाव संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे भी यानी 22 भाषा के अलावा भी क्या है, राजभाषा उस राज्य के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर केवल बी। ठीक है, केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कर रहा है राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं, ये टॉपिक हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य विधानमंडल को राज्य के कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है, परंतु जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता, तब तक राजकीय अथवा शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। राज्य विधानमंडलों के सदनों में प्रस्तुत किए गए विधेयक अथवा प्रस्तावित संशोधन एवं पारित सभी अधिनियम, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेश, संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों एवं उपविधियों के पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। आइए आगे देखते हैं। इसी आधार पर भारत के 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एवं चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सरकार ने भी हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। करा राज्य के द्वारा भाषा का चुनाव संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे भी राजभाषा बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ में राज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा ही संघ, राज्य एवं एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा होगी। राष्ट्रपति यदि इस बात को पूरी तरह आश्वस्त है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता प्रदान करवाना चाहता है, तो वह निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को राज्य में सभी जगह या उसके किसी भाग में राजकीय मान्यता प्रदान की जाएगी। ये अनुच्छेद 347 में है। आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा ऐसा प्रावधान न कर दे तब तक 2 पॉइंट देखेंगे। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो ध्यान देना है कि कोर्ट का काम जो है हिंदी में होगा कि नहीं होगा, ऐसी कोई बात वहाँ नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। कर संघ एवं राज्यों के मध्य अथवा विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा राज्यों के मध्य संघ एवं राज्यों के मध्य अथवा विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा
राज्यों के मध्य संघ की संपर्क भाषा आधिकारिक रूप से, ये आपका टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम रुक रहे थे। राज्यों के मध्य संघ की संपर्क भाषा आधिकारिक रूप से अंग्रेजी होगी, जिसका हिंदी अनुवाद भी होगा, परंतु दो या दो से अधिक हिंदी भाषी राज्य आपसी समझौते से राज्य के बीच हिंदी अभिव्यक्ति को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च एवं अन्य न्यायालयों की भाषा संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक कि संसद विधि द्वारा ऐसा प्रावधान न कर दे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में होती हैं। यदि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति प्राप्त हो जाए तो उच्च न्यायालय की कार्रवाई हिंदी भाषा में संचालित हो सकती है, इसके लिए पूर्व अनुमति लेना होगा, ठीक है, और वो भी राज्यपाल पहले राष्ट्रपति से अनुमति मांगेगा अपने राज्य के लिए, राज्य के हाईकोर्ट के लिए, परंतु उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश या डिक्री अंग्रेजी में ही होंगे, ठीक है, यानी जो भी उसका जो कागज पत्तर जो भी तैयार होगा सारा अंग्रेजी में ही होगा। आपको अनुवाद हिंदी में उपलब्ध कराया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। संसद में कामकाज की भाषा, संसद में कामकाज की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगी। यदि कोई सदस्य अथवा जीव नहीं बोल सकता है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष अथवा पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जा सकती है। तो ये संसद की बात हो गई। फिर से देख सकते हैं कि संसद में कामकाज की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगी, ठीक है। यदि कोई सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष अथवा पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जा सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। तो ये अनुच्छेद बी है, ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 350 का में ऐसा प्रावधान किया गया। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कार्य भाषा संबंधी विशेष निर्देश, ये आपका टॉपिक हो गया। अगले बार से हम इसके फॉर्मेट को भी कलर को चेंज करेंगे, काहे कि ये थोड़ा सा पता नहीं लगता ना। अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को ऐसी किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है जो भाषा संघ या राज्य में प्रयोग की जाती है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य भाषाई संख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 350 ख के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान भी किया गया है। यह आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और उसका विकास करे, जिससे हिंदी भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। आगे देखते हैं कार्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के विषय में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक संसदीय समिति बनाने का प्रावधान किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 344। राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के विषय में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक संसदीय समिति बनाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान लागू होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग गठित किया जाएगा। राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 8वें अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस प्रकार राजभाषा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 22 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जून 1955 में बाल गंगाधर खेर यानी बेजी खेर, ठीक है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक नहीं खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग से निम्नलिखित विषयों पर अनुशंसाएं मांगी गई थी। पहला क्या है, संघ के राजकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए सुझाव देना, राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम करने अथवा उस पर कुछ निबंधन के लिए आवश्यक सुझाव देना। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में सुझाव देना। संघ सरकार के एक अथवा अधिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के स्वरूप के विषय में सुझाव देना। पांचवा क्या है, संघ और किसी राज्य अथवा एक राज्य
अथवा एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा तथा उसके प्रयोग के विषय में भी सुझाव देना। करा राजभाषा से संबंधित अन्य विषयों पर सुझाव देना जो राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग को सौंपे जाएं। करा राजभाषा आयोग से यह अपेक्षा की गई थी कि वो अपनी अनुशंसाएं राष्ट्रपति को देते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति तथा गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्याय संगत दावों और हितों को पूरा ध्यान रखेगा। प्रथम राजभाषा आयोग, ये नीचे जाएगा, सॉरी। अच्छा, प्रथम राजभाषा आयोग ने वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी। आइए देखते हैं संयुक्त संसदीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। कदा संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत राजभाषा आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है। कर इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 15 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, समिति का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह केंद्र के प्रशासनिक उद्देश्य के लिए हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करे। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें जो सदस्य होते हैं लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 होते हैं, ठीक है ना। ये 15-15 नहीं होते, ये गलत है। तो यहाँ पे केवल बी आंसर हो जाएगा क्योंकि दो ही सही है। करा संयुक्त संसदीय समिति संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत राजभाषा आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनका चयन लोकसभा सदस्यों तथा राज्यसभा सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है। करा समिति का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह केंद्र के प्रशासनिक उद्देश्य के लिए हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करे। इसके बाद वह राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपे जिसमें उनकी अनुशंसाएं हो। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है और सभी राज्य सरकारों को भी भेजता है। राष्ट्रपति रिपोर्ट पर विचार के उपरांत और इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार जानने के बाद पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों पर निर्देश जारी कर सकते हैं। करा वर्ष 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति गठित की गई थी। करा इस समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग की प्रमुख सिफारिशों को मान लिया गया। इनमें हिंदी को प्रमुख राजभाषा और अंग्रेजी को केंद्रीय राजभाषा के रूप में बनाए रखने तथा वैज्ञानिक, प्रशासनिक एवं कानून संबंधी हिंदी शब्दावली के विकास और अंग्रेजी कृतियों का हिंदी अनुवाद करने की अनुशंसाएं की गई थी। अब है प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिश एवं राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर किस वर्ष में अस्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो ये 1961 में किया गया था और कुछ समय के बाद फिर इसको समाप्त कर दिया गया। तो देख लेते हैं क्या है। करा है अस्थायी राजभाषा आयोग का गठन। करा प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिश एवं राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 1961 में स्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। विधि शब्दावली के विकास, केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी और अन्य भाषाओं में प्रकाशन के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसे वर्ष 1976 में समाप्त कर दिया गया। इसके कार्यों को भारत सरकार के विधायी विभाग को सौंप दिया गया। हिंदी शब्दावली के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। यह आयोग वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। अब है राजभाषा से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु गृह मंत्रालय के अंतर्गत किस वर्ष राजभाषा विभाग का गठन किया गया था। तो ये आंसर होगा 1975, ठीक है। यहाँ पे राजभाषा विभाग का जो गठन किया गया था 1975, ऑप्शन सी। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने राजभाषा देख लिया। राजभाषा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और रह गया है, वो देखेंगे अगले सप्ताह, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ।